दो जिठानियाँ। वर्मा परिवार में सरिता अपने 3 बेटे राज, जितेंद्र और विनोद के साथ रहा करती थी। सरिता ने राज की शादी किरण से करवाई, जो कि उसकी सबसे बड़ी बहू बनकर उसके घर में आई। पर किरण बहुत ही आलसी थी। बहू, दोपहर का खाना बन गया क्या? आज तो तुमने बहुत देर लगा दी खाना बनाने में। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। अरे यार, क्या है ये, हर समय कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। आखिर क्यों खाना है लोगों को 3 टाइम खाना? एक टाइम खाकर भी तो जिंदा रह सकते हैं। मेरे से तो नहीं होगा इतना कामकाज। आज ही माँ जी से कह देती हूँ कि जितेंद्र की शादी करवा दे, फिर मेरी देवरानी आ जाएगी तो मैं सारा काम उसी से करवाया करूँगी। किरण सही समय देखकर सरिता से जितेंद्र की शादी की बात करती है तो सरिता भी उसके लिए तैयार हो जाती है। हाँ बहू, अब जितेंद्र की शादी तो हो ही जानी चाहिए। जी माँ जी, देवर जी खुद से तो कहेंगे नहीं, पर मैं उनकी भाभी हूँ ना, मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज़ है कहना। आखिर अब तो कमाने भी लगे हैं ना वो, यही सही वक्त है, शादी करा देनी चाहिए। कुछ ही समय में जितेंद्र की मोना नाम की लड़की से शादी हो जाती है। मोना के घर में आने से किरण बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो जिठानी जो बन गई थी और अब तो वो उस पर हुक्म भी चला सकती थी। किरण, ओ किरण, ज़रा मेरे सिर में तेल तो डाल दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहाँ रह गई बहू? जी माँ जी, आई। अब मैं ये सारे काम नहीं करने वाली, अभी मोना को बुलाती हूँ। मोना, मोना, अरे ओ छोटी बहू। जी दीदी, क्या हुआ? अरे मोना, ज़रा जाकर माँ जी के सिर में तेल तो डाल दे। पर वो तो आपको बुला रही थी ना। हाँ, मैं जा रही थी, लेकिन तभी मुझे ना जोरों के चक्कर आने लगे और माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुझे बुला लिया। अब वैसे भी तुम घर में छोटी बहू हो, अगर माँ जी की सेवा करोगी तो तुम्हें घर में ज़्यादा मान मिलेगा और तुम माँ जी की फेवरेट बहू बन जाओगी। सच में दीदी, मैं अभी जाती हूँ, मैं ही कर दूँगी, आप ना बस आराम करो। आप कितनी अच्छी हो जो अपनी देवरानी के लिए इतना सोचती हो, ऐसी जेठानी सबको मिले। ऐसा कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। कितनी पागल है, मुझे क्या, बस भगवान ऐसी देवरानी सबको देना। चलो मैं तो चली अब सोने। मोना सरिता के सिर में तेल डालने चली जाती है और किरण ये देखकर बहुत खुश होती है कि वो अपना काम किसी और पर टाल सकती है और खुद मज़े से आराम कर सकती है। सोकर उठने के बाद खाना बनाने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, अपने हाथ में पट्टी बांध लेती हूँ। मोना से कह दूँगी, मुझे चोट लग गई है, खाना तू ही बना लेना आज। अरे किरण, मोना, कहाँ हो दोनों? खाना कब बनेगा? दोपहर का खाना दीदी बनाने वाली थी, क्योंकि मैं तो सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी ना। किरण, यहाँ तो आओ। जी माँ जी। तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं बनाया? मैं बनाने तो वाली थी माँ जी, पर मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, इसलिए नहीं बना पाई। अरे तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? वो मैं ना कमरे की सफाई कर रही थी तो टेबल लैंप पर हाथ गिर पड़ा। अच्छा, मोना, चलो खाना तुम ही बना लो। जी माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ, ये सब दीदी के बहाने हैं काम से बचने के, पर मैं भी क्या करूँ, छोटी हूँ तो करना तो पड़ेगा, लेकिन अब मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं और फिर एक दिन मोना सरिता से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है अब समय हो गया है कि आप अपनी तीसरी बहू ले आए। अरे तीसरी बहू की बात कहाँ से आ गई? अरे माँ जी, हमारे देवर जी यानी विनोद भैया ही तो अकेले बचे हैं बेचारे। वो कुछ कहते नहीं, पर उनकी भी तो उम्र हो गई है ना शादी की, और मैं उनकी भाभी हूँ, तो मैंने सोचा ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके लिए बहू लेकर आऊँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने देवर के बारे में इतना सोचती हो। ठीक है, तो फिर लड़कियाँ देखना शुरू करते हैं। जी माँ जी, अभी देखना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं साल भर में शादी हो पाएगी। हाँ, ये सही बात है। और फिर विनोद के लिए लड़कियां देखनी शुरू की जाती है और बहुत जल्द एक रिया नाम की लड़की उन लोगों को पसंद भी आ जाती है। बेटा विनोद, तुम्हें रिया पसंद तो है ना? जी मम्मी, पसंद है। ठीक है, तो फिर रिश्ता पक्का। कुछ ही समय में विनोद की रिया से शादी हो जाती है और रिया वर्मा परिवार की छोटी बहू बनकर उस घर में आ जाती है। दीदी, मैं जानती हूँ अब तक आप अपने सारे काम किसी न किसी बहाने से मुझ पर टाल देती थी और मेरे पास उन कामों को करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, लेकिन अब हम दोनों की सबसे छोटी देवरानी आ गई है और वो बात ही सीधी है। अब हम दोनों को ही कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगी वही करेगी। बिल्कुल सही, सारा काम वो करेगी और आराम
हम करेंगे। बहाने बनाना तो तूने मुझसे सीख ही लिया होगा। बिल्कुल दीदी, आपको देख देख कर अब मैं भी एक्सपर्ट बन गई हूँ। अब दोनों मिलकर रिया से सारा काम करवाती। ए बड़ी बहू, एक कप चाय तो लेकर आना मेरे कमरे में। जी माँ जी। रिया, तू माँ जी को चाय दिया, मुझे इस समय ना बहुत तेज़ बुखार हो रखा है। ठीक है दीदी। रिया चाय ले जाकर सरिता को देती है। ये लीजिए माँ जी। अरे तुम क्यों लाई हो चाय? मैंने तो किरण से कहा था। वो दरअसल उनको बुखार हो गया है तो उन्होंने मुझसे कहा बनाने को। अच्छा। ऐसे ही एक बार जब सरिता मोना से सब्ज़ी लाने को कहती है तो मोना रिया के सामने गिरने का नाटक करती है और कहती है, अरे रिया, मुझे ना चोट लग गई है, तू जाकर सब्ज़ी ले आना, मैं ही चली जाती, पर मुझसे ना बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। पर मैं तो सफाई कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं कि सब्ज़ी कहाँ मिलती है। किरण दीदी से कहिए ना, वो चली जाएंगी। अरे ना बाबा ना, मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी, मेरा ना आज पेट खराब है, ज़रा देर में टॉयलेट जाना पड़ रहा है। और मार्केट कोई बहुत दूर नहीं है, यही सामने से रिक्शा मिलेगा, 10 रुपये में पहुंचा देगा। अच्छा, तो फिर फटाफट सफाई कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ। रिया सफाई करके बहुत थक गई थी, लेकिन मजबूरन उसे सब्ज़ी भी लेने जाना पड़ता है। उसी रात सरिता तीनों बहुओं से कहती है, गौर से सुनो तुम तीनों, कल तुम्हारे पतियों के ऑफिस से बहुत सारे लोग आने वाले हैं डिनर पर, तो कल तुम तीनों को घर की सफाई अच्छे से करनी है और उन सब के लिए खाना भी बनाना है। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। रिया तो अपनी सास की बात को सीरियसली लेती है, लेकिन किरण और मोना अपने आलस के चलते इस काम से भी बचने की तैयारी करने में लग जाती हैं। अरे दीदी, माँ जी ने तो कल के लिए बहुत सारा काम बता दिया। अरे तू क्यों चिंता करती है, हमेशा की तरह ये सारा काम भी रिया ही करेगी, तू बस कोई अच्छा सा बहाना सोच लेना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, बहाने तो मेरी ज़ुबान पर रखे रहते। ये दोनों की सारी बातें सरिता सुन लेती है और उनको सबक सिखाने की सोचती है। अरे मम्मी, हमारे जो ऑफिस वाले आने वाले थे ना, उनका प्लान कैंसिल हो गया है, वो फिर कभी आएंगे, तो ये बात आप तीनों को बता देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, पर आज मैं अपनी आलसी बहुओं को सबक तो ज़रूर सिखाऊंगी। किरण, मोना, रिया, तीनों यहाँ आओ। जी माँ जी। जी माँ जी, जी माँ जी। चलो फटाफट काम में लग जाओ, चलो चलो चलो। पर माँ जी, आज ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अरे मेरे पेट में गैस बहुत बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो किरण तुम एक काम करो, किचन में बैठ जाओ, चूल्हा भी नीचे उतार लेना, सारा काम बैठे बैठे कर लो। और मोना, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है ना, तो तुम चलोगी ना तो ये गैस भी ठीक हो जाएगी। तुम सारा सामान बाज़ार से लेकर आओ और घर की सफाई कर लो। पर माँ जी, परवार कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होने पर काम थोड़ी ना रुक जाता है, मैंने अपने ज़माने में ये सब किया है, इसीलिए बहाने छोड़ो और फटाफट काम में लग जाओ। और यह तुम मेरे साथ कमरे में आओ, मेरा कमरा सेट करवाओ। ठीक है माँ जी। इतने लंबे समय से काम ना करने के कारण उन दोनों की काम करने की आदत ही छूट चुकी थी, वो दोनों पक्की आलसी बन चुकी थी, तो अब जब उन्हें एक साथ इतना काम करना पड़ता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दीदी, मुझे तो लग रहा है आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरी भी। जैसे तैसे वो लोग सारा काम निपटाती हैं, पर जब रात होती है तो कोई गेस्ट नहीं आता। कोई आया क्यों नहीं? हाँ, आज नहीं आएंगे वो, उनका प्लान ना कैंसिल हो गया था। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं, हमने फालतू में इतना काम किया। फालतू में कहा, तुम लोगों का जो आलस इतना बढ़ गया था वो तो दूर हो गया ना, अब बहाने बनाकर काम से तो नहीं बचोगी। ये सुनकर किरण और मोना समझ जाती हैं कि सरिता को सब पता चल गया है। वो लोग माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज से कभी भी आलस नहीं करेंगे। मनोरमा का चेहरा और बदन बालों से भरा है, इसलिए कोई भी लड़का उसकी ओर देखता तक नहीं है। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे रिजेक्ट कर देता। एक रोज मनोरमा की सहेली संध्या उसके घर आती है, तभी सीता उससे कहती है, बेटा अब तू ही कुछ कर, नहीं तो ये कमारी ही रह जाएगी। आजकल तो क्या कुछ चला है जिससे बाल हट भी जाते हैं।
हमारे जमाने की तरह थोड़ी ना है जहाँ किसी चीज की सुविधा ही नहीं थी। आप चिंता मत करिए आंटी, इस बार मैं मनोरमा की शादी करवा के ही अपने ससुराल जाऊंगी। अरे बेटा, भगवान तेरा भला करे। संध्या मनोरमा के पास जाती है और उसे कहती है, मनोरमा, हम सब दोस्तों की शादी हो गई है, बस एक तू ही बची है। तू भी इस लगन में सलट जा। मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता। तुम सब तो इतनी सुंदर सुंदर हो कि कोई भी देखकर ही मर मिटे। कहाँ मैं बालों की खान, लड़का देखते ही भाग जाता है। बाल तो हर किसी लड़की के होते हैं, इसमें कौन सी अलग बात है, लेकिन सब वैक्स करवाती हैं। चल आज तू भी करा, फिर देख कैसे तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार, बहुत दर्द होता है, मैं नहीं करवा सकती ये सब। अरे पागल, एक बार ही तो कराना है, बस शादी हो जाए फिर क्या। संध्या मनोरमा को किसी तरह वैक्स करवाने के लिए मना लेती है और उसकी पूरी बॉडी और चेहरे पर वैक्स करवा देती है। वाह, ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मनोरमा सुंदर लगने लगती है और विवेक उसे पसंद कर लेता है। संध्या के कहने के मुताबिक मनोरमा विवेक को कुछ नहीं बताती और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है और सीता की परेशानी भी हल हो जाती है। शादी होते ही विवेक और मनोरमा हनीमून पर चले जाते हैं। तब विवेक उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी सुंदर बीवी मिली। लगता है ये पल खत्म ही ना हो। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मनोरमा सोचती है, कहीं विवेक मेरे बालों के वापस आ जाने से मुझे छोड़ ना दे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है। विवेक और मनोरमा हनीमून से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे मनोरमा के शरीर और चेहरे पर बाल वापस आने लगते हैं। एक दिन मनोरमा लस्सी पी रही होती है और उसके होठों के ऊपर मूंछ बन जाता है। ये विवेक देख लेता है। अरे ये क्या है मनोरमा, तुम्हारे होठों पर इतने सारे बाल। ये बाल वाल मुझे पसंद नहीं है। आज के आज इसे हटा कर आ जाओ। आज तो थर्सडे है, आज सासू माँ ने बाल कटवाने से मना किया है ना। अच्छा ठीक है, और किसी दिन चली जाना। कुछ दिनों के बाद मनोरमा के शरीर पर पहले की तरह ही बाल आ जाते हैं और मनोरमा पहले की तरह बदसूरत दिखने लगती है। एक रात जब विवेक उसके बगल में लेटा होता है, तब मनोरमा के पैर उसके पैर से टच हो जाते हैं और वो चिल्लाता है, कॉकरोच कॉकरोच। अरे बाबा, मैं हूँ। बाबा रे, तुम्हारे बाल हैं इतने कड़े, इतने तो लड़कों के भी नहीं होते। अब तो तुम्हारे बगल में सोना भी आफत हो गया है। मैं तो फंस गया हूँ तुम जैसी लड़की से शादी करके। शादी के वक्त कैसी दिखती थी, वो सब धोखा था। तुम्हारे घर वालों ने धोखा किया है मेरे साथ। विवेक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और मनोरमा रोने लगती है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं? विवेक अब मनोरमा से हर वक्त चिढ़ा रहने लगता है और एक आंख भी उसे देखना नहीं चाहता। अगले दिन मीता अपनी बेटी के साथ उसके घर आती है। मनोरमा उसकी बच्ची को जैसे ही अपनी गोद में लेती है, वो चिल्लाने लगती है, मेरी फूल सी बेटी को तुम कांटे चुभाती रही। इतना भी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची को गोद में नहीं लेना चाहिए जब इतने सारे बाल हो। धीरे धीरे मनोरमा के ससुराल वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। मनोरमा अकेली पड़ जाती है। एक रोज मनोरमा विवेक को रात का खाना देती है और तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। हर जगह बाल ही बाल। दुखी हो गया हूं मैं तुमसे, छोड़ दो मुझे। जीना हराम हो गया है मेरा जब से तुम आई हो। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम खा तो लीजिए। विवेक खाना खाए बिना उठ जाता है और भूखे पेट सो जाता है। मनोरमा के लिए एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद विवेक के एक फ्रेंड की शादी होती है और मजबूरी में विवेक को मनोरमा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विवेक पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे फ्रेंड्स मनोरमा को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये बीवी है या भालू, कोई अंदर ही नहीं है। कैसे रहता यार तू ऐसी लड़की के साथ,
मैं तो कभी ना रह पाऊं। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा था कि तू कंवारा रह जाता। दोस्तों की बातें सुनकर विवेक का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप पार्टी से चला जाता है और घर जाकर मनोरमा से कहता है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, तलाक। अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब और बेइज्जती मुझसे सही नहीं जाएगी। कल तक तुम ये कहते थे कि मुझे छोड़कर मत जाना, आज खुद ही निकाल रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे उस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चली जाओ तुम अपने घर वापस। मनोरमा कुछ नहीं कह पाती और वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों में दोनों का तलाक हो जाता है और मनोरमा सीता से कहती है, माँ, तुम्हारे और संध्या की इस झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे मुझे क्या पता था बेटा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो ये सब तेरे भले के लिए किया था। उधर विवेक निशा को डेट करने लगता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। धीरे धीरे विवेक को हर चीज में मनोरमा की याद आने लगती है। निशा को आजकल की चौचले पसंद है और वो विवेक की एक जरा फिक्र नहीं करती। विवेक और निशा के शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, विवेक मनोरमा के ख्याल में खो जाता है। मैंने मनोरमा के साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे खाने पीने सबका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन निशा को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मनोरमा की जगह मैं निशा को कभी नहीं दे सकता। विवेक फेरे रोक देता है और मनोरमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मनोरमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का सुख चैन सब गंवा दिया। मुझे तुम वापस चाहिए, इन बालों के साथ ही। सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते जी। विवेक मनोरमा से फिर से शादी कर लेता है और दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं।